गुड आफ्टरनून। आज का हमारा एजुकेशनल वीडियो में टॉपिक है पीसीओडी पीसीओएस। एज पर द डिमांड ऑफ आवर व्यूअर्स तो हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है पीसीओडी पीसीओएस। बहुत कॉमन टर्म्स हैं और फीमेल्स ने स्पेसिफिकली ये बहुत फ्रीक्वेंटली और कॉमनली सुना है। पीसीओडी है, पीसीओएस है, या ये इसके सिम्टम्स हैं, ये उसके सिम्टम्स हैं, ऐसा कुछ सबको कुछ एक वेग आइडिया तो है कि ये मेंस्ट्रुएशनल साइकिल से और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड है। बट आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक्चुअली में ये क्या है और इसका हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड हार्मोनल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले टर्म को क्लैरिफाई करते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस एंड अनदर थर्ड टर्म पीसीओ। अब पीसीओ इज जस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरी। ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट है। किसी भी फीमेल को अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी है उसका ये मतलब नहीं है कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम मतलब कि पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज भी रहेगा। ये तीनों टर्म्स डिफरेंट हैं। इनके जो आपको फीचर्स या डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सिम्टम्स हैं वो कुछ मिलते हैं। सो जो फाइन लाइन है वो आपका गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन को ज्यादा मालूम है या उन्हीं को मालूम है कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, कि आपको क्या दिक्कत है स्पेसिफिकली। तो हम वापस पीसीओडी पीसीओएस के ऊपर आ रहे हैं। अब पीसीओडी क्या है? इसका मतलब ये कि जो ओवरीज हैं जो कि हमें पेयर में मिली हैं, 2 ओवरीज हैं हमारे फीमेल के पास, उसमें उसकी परफॉर्मेंस पे इतना प्रेशर है कि वो अपनी एफिशिएंट पी परफॉर्मेंस हमें नहीं दे पा रही है। इनसाइड द ओवरी देयर इज सम इशू जिसके वजह से ओवरी का फंक्शन नॉर्मल नहीं है। लेकिन पीसीओएस क्या है? जो डिस्टर्बेंसेस ओवरीज के अंदर हो रही हैं उसका रिलेशन रेस्ट ऑफ द हार्मोनल स्टेट ऑफ द बॉडी, बाकी हार्मोन्स या बाकी ऑर्गन्स पे भी है, and thus it is known as a syndrome. Since हम syndrome वर्ड यूज कर रहे हैं, syndrome की बात कर रहे हैं, तो syndrome मतलब package of symptoms which includes irregular periods, obesity, insulin resistance or insensitivity, irritability, huge amount of male hormones in the body and thus related symptoms, oily skin, thinning of your scalp hair, shedding off of your scalp hair, high blood pressure and some comorbidities related to circulatory system which includes your heart, arteries and difficulty in conceiving. अब जो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पीसीओडी पीसीओएस का पता कब लगता है कि ये वही चीज है, पीसीओएस ही है या पीसीओडी ही है, ये कब पता लगता है? तब पता लगता है जब आप रिप्रोडक्टिव स्टेज पे होते हो और आप कंसीव नहीं कर पाते हो। उससे पहले तक इसको डायग्नोसिस दिया जाता है कि इरेगुलर पीरियड्स हैं या somewhat other issue or blockage, but this particular symptom and thus a particular specific treatment is not provided until you have an issue, a major issue कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। Now, when the female fails to conceive or when you are diagnosed, if you are lucky, अगर आप पहले डायग्नोज किए जाते हो कि आपको पीसीओएस है तो उसकी फाइंडिंग्स में क्या होता है? आप लैब इन्वेस्टिगेशंस में देखते हो कि आपके हार्मोन्स के ऊपर एक हार्मोन्स का चेकअप हुआ है, तो हार्मोन्स की जो रेशियोज है वो डिस्टर्ब्ड है। ऑल्सो जो यूट्रस हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। एंडोमेट्रियम रहता है जो वो यूट्रस की लाइनिंग होती है, उसकी थिकनेस जो है वो कितनी है वो भी डिसाइड करती है कि आपका किस टाइम पे, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के किस टाइम पे कितनी थिकनेस है एंड ओवरऑल कितनी थिकनेस है। दैट कंसिडर्स यू और कैटेगराइजेस इनटू अनहेल्दी और अ हेल्दी फीमेल और हेल्दी और अनहेल्दी यूट्रस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्थ। सो जब हार्मोन्स की बात करते हैं तो ये पॉइंट आता है जब आपको फिजिशियंस या गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि आप ये हार्मोन्स का टेस्ट करवाइए। इट इज नॉट लाइक वेग टेस्ट कि आपको बोल दिया तो मे बी उन्होंने ऐसे रैंडमली बोल दिया। नो, किस टाइम पे बोला है, कौन से हार्मोन को बोला है कि इसका लेवल चेक कर रहे हैं,
यूजुअली इट इज अ पैकेज कि आपको हार्मोनल सारे ही चेक करवाने होते हैं, बट द रेशियो हैज टू बी स्टडीड अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ योर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल. अब ओवरीज क्या है? ओवरीज दो ऑर्गन्स हैं जो ग्लैंड्स का काम करती हैं, जो अपना एक पर्टिकुलर केमिकल प्रोड्यूस करते हैं. दैट बायोकेमिकल और न्यूरोकेमिकल इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडीज general well-being and of course a specific function of reproduction. So ovaries आती हैं pelvic region में. pelvic region के ऊपर आता है हमारा abdominal fat if someone is into overweight or obesity category, and then that visceral and abdominal fat suffocates the ovary and reduces the efficient blood flow towards the ovaries. This is why your gynecologist or your doctor or your physician or a therapist advises you to lose the body fat and not just the body weight. So इस चक्कर में कि हमको ये डायलेमा रहता है कि बॉडी वेट रिडक्शन बोल दिया है तो दैट बॉडी फैट एंड वेट रिडक्शन इज वन एंड द सेम थिंग. सो क्विक मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं which includes the weight loss pills, hormones, powders, herbal drinks and blah blah blah. All of them are a shortcut. You may lose weight but you will not lose the body fat. You will lose the body water and the cells will go into dehydration mode, which is another trauma to your body. Now the physical health, instead of improving, further deteriorates. अब वो और खराब होती है फिजिकल हेल्थ एंड thus the organ health also deteriorates or gets ruined. अभी हमारे पास क्या आ रहा है कि वेट लॉस वाला जो फंडा है वही क्लियर नहीं होता है कि करना क्या है. देन अगर हम इसकी बोलते हैं कि फिजिकल हेल्थ पे बुरा असर आया तो in turn the vicious cycle starts. That बुरा health scenario further depletes the organ health, and organ health further depletes your hormonal health. The normal physiology of the body disturbs, and then thus the physical both the internal and external environment of the body, particular body changes. अभी जब ट्रीटमेंट मेथड होता है तो सेफेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड क्या रहता है कि हम इंस्टेड ऑफ हार्मोन्स बॉडी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इस पे फोकस करें और यहाँ से हम ओवरी हेल्थ को और हार्मोनल हेल्थ को इम्प्रूव करें. पाथवे थोड़ा लंबा है बट द मोस्ट इफेक्टिव, इजी एंड सेफेस्ट रूट यही रहता है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द पिल्स, the better option is to focus on the physical health of your body, the mental health and your emotional health. वो मैं अभी आगे चल के इसी वीडियो में बताऊंगी some suggestions and recommendations. Now अभी पहले हम समझेंगे कि hormonal health क्या है, specifically to your related to your ovaries. जो ये हॉर्मोन्स का उतार चढ़ाव है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशनल साइकिल पॉसिबल है फीमेल में, वो जो रिदमिक राइज एंड फॉल है हॉर्मोन्स का, वो 1 वीक का इवेंट नहीं है. वो थ्रू आउट चलता रहेगा बैकग्राउंड में, बट इट इज हाईलाइटेड फॉर दैट 1 वीक. एंड उस एक हफ्ते की यू कैन से परफॉर्मेंस के लिए the hormones have to work 24/7 all 365 days to show up a healthy menstrual cycle. And अब उसमें क्या रहता है, अभी हम menstruation cycle को समझेंगे. हम स्टार्ट कर रहे हैं day 0 to day 5, जिसको मैं कंसिडर कर रही हूँ menstruation cycle, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है और menses are going on, your periods are going on. So एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन लेवल, ये 2 हॉर्मोन्स रहेंगे. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, इनका लेवल ड्रॉप डाउन कर जाता है टुवर्ड्स मिनिमम. देन इसके इन्फ्लुएंस में द मास्टर ग्लैंड विच इज द हाइपोथैलेमस विच सिट्स इन द ब्रेन secretes gonadotropin releasing hormone. अब ये अनदर हार्मोन हाइपोथैलेमस में से ये सिग्नल पे प्रोड्यूस हुआ, एंड
हाइपोथैलेमस को सिग्नल दिया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लो लेवल ने। वो स्टिमुलेट करता है आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटियजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये FSH एंड LH के नाम से जाने जाते हैं। इस टाइम पे FSH LH से ज्यादा होता है। अब इसका FSH ज्यादा है और FSH का मतलब काम है फॉलिकल्स को बनाना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल्स को बनाता है और बड़ा करने में हेल्प करता है और ये फॉलिकल्स ओवरी के अंदर बनते हैं। ये ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्लिस्टर्स निकलते हैं वैसा एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है इसका। जब फॉलिकल्स बड़े होते हैं उसमें से एग रिलीज होता है। अब फॉलिकल्स फर्दर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। 5वें दिन के बाद जब 6वां दिन स्टार्ट हुआ, डे 6 to day 14, इट इज नोन एज फॉलिकुलर फेज। इसके बीच में जो फॉलिकल्स ग्रो हो रहे थे उनमें से कुछ फॉलिकल्स और बड़े होंगे एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी फॉलिकल जिसको हम डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। वो मैक्सिमम एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद वो जैसे जैसे साइज में बढ़ता जा रहा है उतना उतना उसका एस्ट्रोजन प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है और एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में फिर से बढ़ जाएगा। इस टाइम पे दोनों हार्मोन्स LH एंड FSH लो लेवल में रहेंगे और इसी टाइम पे यूट्रस की इनर लाइनिंग की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। एस्ट्रोजन यूट्रस की इनर लाइनिंग को प्रोड्यूस करने में, उसकी थिकनिंग में इम्पॉर्टेंट है। और उसकी तरफ चलते सर्विक्स में जो लाइनिंग है वो थिन होती जाएगी और वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। एंड at that time that discharge is just plain water, it is odorless, it does not have any smell. Dominant follicles mature egg को release कर देंगे। अब आया 15th day which is the ovulatory phase. Ovulatory phase मतलब आपने फीमेल में ovulation हुई, egg की प्रोडक्शन हुई। वो एक मैक्सिमम पीरियड है जहां फर्टिलाइजेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट चांसेस हैं। उसके टाइम पे हाई एस्ट्रोजन लेवल रहेगा, हाइपोथैलेमस को वापस से सिग्नल जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड वापस से ल्यूटियजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। इस टाइम पे रेशो रिवर्स हो जाएगी। इस टाइम LH का लेवल FSH के लेवल से ज्यादा होगा और 1:1 का डिफरेंस थ्रू आउट मेंटेन रहेगा। ये पीरियड सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही रहता है। इस टाइम पे एग रिलीज हो चुका है और वो ट्रेवल करता है फेलोपियन ट्यूब्स की थ्रू यूट्रस की तरफ। ये ट्रेवल टाइम और या ये सर्वाइवल टाइम सिर्फ 12 to 24 आवर्स का रहता है और यूट्रस बिल्कुल रेडी होता है क्योंकि उसका लाइनिंग पहले से प्रिपेयर्ड था एग को होल्ड करने के लिए। अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ 16th डे के बाद to 28th day which is known as the luteal phase। इसके बीच में फिर से LH एंड FSH के लेवल्स ड्रॉप डाउन करेंगे, एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप डाउन करेगा लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल राइज अप करेगा। इस टाइम पे या तो फर्टिलाइजेशन होगी, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन HCG रिलीज होगा और उसके इन्फ्लुएंस के अंडर एम्ब्रियो ग्रोथ स्टार्ट होगी। या अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो यूट्राइन लाइनिंग शेड ऑफ हो जाएगी एंड देन द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट्स अगेन। ये सारा जो इवेंट है या ये 28 डेज का होगा या 30 डेज का होगा और मैक्स 35 डेज का होगा। इसकी ड्यूरेशन इतनी होगी तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये साइकिल हो ही नहीं रहा है, इरेगुलर है या फिर एब्सेंट है, वो एक कंसर्न्ड फैक्टर है, वो एक टाइम है या वो एक इवेंट है जिसके लिए एक फीमेल को कंसर्न होना चाहिए। अब ये सारा जो बैकग्राउंड में हॉर्मोन्स का इंटरप्ले हुआ है, ये एक सिर्फ एक हार्मोन के दूसरे हार्मोन के रिलीज होने से नहीं हुआ, इनके बीच में एंजाइमेटिक एक्शन रहता है। एंजाइम आप कह लो अनदर टाइप ऑफ प्रोटीनिशियस केमिकल्स रहेंगे, प्रोटीन युक्त केमिकल्स हैं बॉडी के अपने केमिकल्स जिसके इन्फ्लुएंस में दूसरा केमिकल काम कर रहा है
या बन रहा है या रिमूव हो रहा है। जिस तरह डाइजेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए, उसी तरह इस हार्मोनल प्रोसेस के लिए भी एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स की एब्सेंस, जो कि ऑलरेडी एक प्रोटीन फॉर्म है, इसको नॉर्मल तरीके से नहीं चलने देंगे। यहाँ इंपॉर्टेंस आ जाती है एक गुड बैलेंस डाइट की। अभी हम साइकिल की तरफ वापस चल रहे हैं कि अभी जब अभी साइकिल की तरफ वापस चल रहे हैं, तो जो या मैंने बात की कि या तो मिस पीरियड्स होंगे या इरेगुलर पीरियड्स होंगे, मतलब ओव्यूलेशन नहीं हुई है। ओव्यूलेशन नहीं हुई तो मतलब फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हुए थे, इमेच्योर फॉलिकल्स थे, और उन्होंने हार्मोनल बैलेंस को बढ़ोतरी दी या हार्मोनल इम्बैलेंस करवाया। इस चीज को हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं कि फॉलिकल्स तो बहुत सारे हैं और लेकिन वो इमेच्योर हैं, वो ब्लिस्टर लाइक हैं, वो उसमें सिस्ट बन गए, आ गए कैविटीज बन गई, लेकिन उन्होंने एग प्रोड्यूस नहीं किए। एग को मैच्योर होने के लिए उन्होंने ग्राउंड नहीं दिया। इसके चलते बॉडी फैट कॉम्पोजिशन राइज कर जाती है एंड द फीमेल हैज अ टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट, एंड दी जो वेट पुट ऑन हुआ है उसके चलते बैक प्रेशर या आप कह लो नेगेटिव बैक इफेक्ट ऑन दी ओवरी हेल्थ चलता रहेगा, एंड द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग अंटिल योर बॉडी फैट गेट्स अ मेजर रिडक्शन। रिपोर्ट्स हम जब चेक करते हैं तो हमें उसमें ये देखते हैं कि हम LH एंड FSH का रेशो क्या है, प्रोलेक्टिन राइज तो नहीं है, ये सब हॉर्मोन्स को स्टडी किया जाता है। अगर LH ज्यादा है वो इंडिकेट करता है कि टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल हार्मोन है, वो फीमेल बॉडी में ज्यादा है, और इसीलिए मेल लाइक फीचर्स नजर आएंगे, जैसे कि फेशियल हेयर, मुंह पर बाल आना, hair on the chest, stomach area and over your chin, change in the body fat distribution, where the upper body is bulkier than the lower body, which has a you can say thinner composition, acne, depression, anxiety, stress, sleep disturbances, mood swings, poor bone health, brittle nails and thinning of the scalp hair, difficulty in conceiving. ये सब कुछ PCOS के features including the male, you can say male testosterone जो हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस के अंडर भी जो फीचर्स आए वो भी नजर आएंगे। फर्दर जो PCOS है वो फीमेल की बॉडी को प्रोन कर देती है टाइप 2 डायबिटीज के लिए, वनरेबल रहती है बॉडी टाइप 2 डायबिटीज के लिए, और आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस एंड अ मेजर स्टेज ऑफ डिप्रेशन. Of course, the conceiving issues continues, and then the female opts for the IVF and the IVF, in vitro fertilization, और IVF के चलते उसका side effect, and of course an economic impact because IVF never produces a single child. It is twins or triplets. अब हम PCOS की causes की बात कर रहे हैं. PCOS के causes genetic, if it runs in your family it will come up to you, and lifestyle, which is modern and lifestyle diseases एक कह लो एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं आज की जो डिजीज लिस्ट है उसके अंदर. Now the female has lot of targets to be achieved both at the domestic front and the work front. So that has built up stress, and human body was never designed to take such undue stress. So that produces the sleep disturbance, circadian rhythm आपका खराब हो गया, आपका sleep clock biological clock है जो वो disturb हो गया, and then your stress levels are so very high, and we are not designed as a human to cope up with all kinds of stresses in one go. ये सब जब elements mix up होते हैं, this gives a major blow to the health and is reflected in the form of PCOS. Missed meals, quick and processed foods, and of course lots of sodas and carbonated waters in our diet, with you can say unbalanced, unhealthy meals.
अगर हम इसके डीपर डिग इन करते हैं इस पूरे कंसेप्ट में, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? बिकॉज वी आर लिविंग इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वेयर वी आर actually in a rat race and not living our lives as a human. So जो प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है परफॉर्मेंस का, वो क्लास 7th या क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है.